गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 24/1/2023 के दूसरे शिफ्ट में एसएससी जीडी का जो मैथ्स का बेस क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और ये इस ईयर का पूछा हुआ पहला क्वेश्चन था मैथ का। कह रहा है कि 65,000 रुपया की धनराशि पर 3 वर्षों में 21,515 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होती है। ये जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये जो है मूलधन है। तो कह रहा है कि राशि पर वार्षिक रूप से संशोधित होने वाली ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, परसेंटेज आर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। परसेंटेज आर का वैल्यू आपकी क्या होगी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। आपकी मूलधन थी बाबू 65,000 रुपया, 65,000 रुपया। और ये जो है ये मिश्रधन ना होकर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है 21,515। हम यहाँ पे देखते हैं, पहले काटते हैं। 5 से काटिएगा तो 13 पचे 65, 13,000 क्लियर है। और इसको 5 से काटिएगा तो 5 के 20 और 5 15 और 0 5 ये हो जाएगा। फिर 13 से काटते हैं तो 13 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 4 बचेगा। फिर 13 तिया 39, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा बाबू। यहाँ पे जो हमने काटा था ना, एक बार फिर से देखिएगा। इसको हम 5 से काटते हैं पहले। 5 से पहले काटिएगा तो 5 के 20 और 1 बचा। 5 से काटा 5 15 और 0 5 15 3 और 13 से काटिएगा तो क्या होगा, 13 तिया 39 और 13 तिया 39, 40, 4 बचा। फिर 13 तिया 39, 1 बचा और 1। मतलब आपका कहने का मतलब 1,000 आपका मूलधन था तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है, 331। डेट मीन्स आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन और ये आपका ब्याज ऐड कीजिएगा तो 1331 रुपया मिला 1,000 रुपया का। अब आप देखिए ना कि ये किसका क्यूब है। 3 साल की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 वर्षों में 1,000 रुपया अगर मूलधन था तो आपकी मिश्रधन जो है 1331 रुपया मिल रहा है। डेट मीन्स आप सिंपल सा कह सकते हैं कि इसका क्यूब रूट आप निकाल दीजिएगा। तो सर आप यहाँ पे देखिए कि 10 से 11 का ये क्यूब है, 10 से 11 हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितना पे, 10 पे। और 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बाबू, ये 10% होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे बेस्ट तरीका ये आपका है। क्लियर है, आप इसको नोट कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोना ने 1,500 रुपया प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदा। ठीक है, उनमें से इन बैग को बेच दिया। एक बैग पर 8% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 4% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 1,500 डेट मीन्स 1,500 रुपया में प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदा। यहाँ पे आपका जो है सीपी जो है दोनों का बराबर है और एक पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 4% की लाभ हो रही है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे कि दो वस्तु है और दोनों का क्रय मूल्य जो है आपका है सेम है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक लगाइएगा ना कि 8 है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है और वो लॉस हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। डेट मीन्स 8 का और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। और 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यानी कि ओवरऑल आपको 2% की प्रॉफिट होगी। क्लियर है बाबू? मैंने बताया कि 8 माइनस 4 और बटा में 2 कर दीजिएगा। डेट मीन्स 2% का जो क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा। और आप इसको डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो आप सिंपल सा चीज देखिए कि एक बैग का क्रय मूल्य अगर 1,500 है तो दोनों बैग का क्रय मूल्य कितना होगा। मैं आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आप खुद से बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। 3,000 रुपया आपकी जो है यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगी दोनों बैग का। और अगर दोनों का भी क्रय मूल्य की बात करते हैं तो एक बैग का क्रय मूल्य आपका 1,500 है और 8% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है ना बाबू, एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। और लॉस हुआ है तो लॉस कर दीजिए और बटा में 100। क्लियर? तो आपका अगर 1,500 अगर आपका सीपी है और 8% का लाभ हुआ तो 108 बटा में 100 कर देंगे। ये पहले बैग का एसपी आ गया। फिर उसी तरह से दूसरे बैग का एसपी कितना हो जाएगा, 1,500। और इसमें क्या हो रहा है, 4% की हानि हो रही है। डेट मीन्स 96/100 कर दीजिएगा इसको। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एसपी निकल जाएगा। ठीक है,
और एसपी माइनस सीपी कीजिएगा तो प्रॉफिट होगा, और परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और बटा में क्रय मूल्य इंटू 100 कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, यही आ जाएगा 2%। बहुत इजी है। और सबसे जो बेस्ट मेथड है, मैंने आपको बताया कि दोनों का डिफरेंस करके 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो 2%। इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमिक छूट दे रहा है, 20% का, 5% का और 2% का, और कह रहा है कि समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट छूट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा, मान के चलिए कि आपका मार्क प्राइस जो है एमपी 100 रुपया है और 20% का छूट दीजिएगा, तो आपको इसका 80% में देगा, तो 80/100 कर देते हैं। क्लियर। और फिर 5% का ये जो मूल आया, उसका 5% का छूट का मतलब कितना, 95/100। और ये जो मूल आया उस पर फिर 2% का छूट दे रहा है, यानी कि 98/100 कर देंगे। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आता है, 100 से 100 काट दीजिएगा, 10 से 10 काट दीजिएगा। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि 8 इंटू 95 को 19 इंटू 5 लिख देते हैं, और 98 और बटा में कितना जीरो है, 3 जीरो है। अब देखिए 8 5 40, और 19 8 कीजिएगा तो 152 होता है। तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए, 15 यहाँ पे हासिल हुआ, और 19 9 171 होता है। ठीक है, 171 होता है, तो 6 8 186 हो जाएगा, 186। ठीक है। और यहाँ पे 19 इंटू 8 कितना होता है, 152 होता है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। चलिए अब 40 से मल्टीप्लीकेशन करिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 6 चौके 24 के 4, हाथ में लगा 2, और चौक 32 33 34, 4 हाथ में लगा 3, और 4 3 7, और 3 जीरो नीचे में है, तो 1 जीरो तो ये कर दीजिएगा, और यहाँ पे 2 पॉइंट बैठा दीजिए। यानी कि आपका 100 रुपया एमपी था, तो 100 रुपया यहाँ परसेंटेज नहीं होगा बाबू, यहाँ पे परसेंटेज हटाते हैं। 100 रुपया हमारी कीमत थी, एमपी थी, मार्क्स प्राइस थी, तो आपकी कितनी आ गई कीमत, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 74.48। यानी कि आपको छूट कितना मिला, छूट 100 माइनस 74.48 घटा दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 25.52% की आपको छूट मिली। क्लियर है। आप समझ पा रहे हो बातों को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उमेश और रमेश एक कार्य को क्रमशः 28 दिन में और 21 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर उमेश है और ये रमेश है, ये कर रहा है 28 दिन में, और ये जो है 21 दिन में पूरा करता है। तो उमेश ने शुरू करते हुए ये एकांतर दिनों में, एकांतर करने का मतलब अल्टरनेट काम करता है, एक एक दिन अल्टरनेट करके काम करता है, यानी एक एक दिन छोड़ करके काम करते हैं, तो वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट कौन कर रहा है, उमेश से ये काम स्टार्ट हो रहा है। एक दिन उमेश कर रहा है, इसके बाद रमेश कर रहा है, फिर उमेश कर रहा है, फिर रमेश कर रहा है, तो यही अल्टरनेट चलते रह रहा है। तो कह रहा है कि काम जो है कितना दिन में समाप्त होगा। क्लियर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टोटल वर्क यहाँ पे कितना है बाबू, टोटल वर्क। तो आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इसको गुणनखंड में से करते हैं, तो गुणनखंड कीजिएगा तो 7 चौक 28, 60 इंटू 2 इंटू 2, और 21 को कीजिएगा तो 7 इंटू 3। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 इंटू 3, डेट मीन 12 12 7 84। आपका टोटल वर्क आपकी कितनी है, 84 यूनिट है। क्लियर है। और 84 यूनिट काम को करने में उमेश को लगता है 28 दिन। डेट मीन्स उमेश की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क को हम डिवाइड करेंगे डे से, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और रमेश की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 84 को 21 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपकी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, पहला दिन काम कौन कर रहा है, पहला दिन उमेश काम कर रहा है, उसके बाद रमेश काम कर रहा है, यानी कि 2 का अल्टरनेट चल रहा है। और 2 दिन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, पहला दिन उमेश करेगा तो 3 यूनिट काम कर देगा, और अगला दिन रमेश करेगा तो 4 यूनिट काम कर देगा। तो 4 और 3 कितना, 7, 2 दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, और काम टोटल कितना करना है, 84 करना है। तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 84 आ जाएगा, तो आप कहिए कि सर 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। दैट मीन्स 12 दूनी 24 दिन में जो है, 24 दिन में आपकी कितनी काम हो जाएगी, 84 यूनिट काम हो जाएगी। ठीक है। तो आपकी आंसर कितनी हो जाएगी, 24 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। सबको समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, जो लोग ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं तो बताइए हमें, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु कहने का मतलब कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है, उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे जो बेस्ट फॉर्मूला है वो क्या है? हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, देखिए डिटेल में बताते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपकी बात तो आएगी कि एस क्या है सर? ठीक है, तो एस है कि मान के चलिए कि ये त्रिभुज है, ये ए साइड है, बी है और ये सी है लेंथ, ठीक है, तीनों साइड का। तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा ये त्रिभुज का पेरीमीटर होगा, यानी परिमिति होगा। और परिमिति को आप आधा कीजिएगा, इसी को एस बोलते हैं, यानी कि अर्ध परिमिति को ही हम क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं बाबू। तो अर्ध परिमिति निकालेंगे और वही एस फॉर्मूला होगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट। क्लियर? तो यहाँ पे आप जोड़िएगा तो अर्ध परिमिति आपकी कितनी हो जाएगी? 13, 14 और 15। तो 13 3 39, 40, 41, 42, ठीक है, 42/2, दैट मीन्स कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी एस की वैल्यू। एस की वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। आपने देखा यहाँ पे कि एस का वैल्यू कितना आ गई? 21 आ गई। तो अब यहाँ फॉर्मूला में हम सेट कर देंगे, क्लियर? तो 21 इंटू 21 माइनस कितना? 13, और 21 माइनस आपका 14 और इंटू 21 माइनस 15। क्लियर? तो आपकी हो गई कितनी? 21, और 21 में से 13 आपका घटेगा तो आ जाएगा 8, और इंटू 21 में से 14 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा, और 21 में से 15 आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए, मल्टीप्लीकेशन करके उसका रूट निकालिए या फिर इसका गुणनखंड कीजिए। तो 21 को लिखिएगा 17 21, 7 इंटू 3, 8 को लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 को आप इसी तरह से लिख दीजिए, और 6 को 2 इंटू 3 लिख दीजिए। ठीक है, 2 7 था तो 2 7 में से आप एक साथ बाहर निकाल लीजिए। 3 कितना है? 2 को 3 है तो एक 3 निकाल लीजिए, और 2 कितना है? 4 को है तो 4 में से 2 इंटू 2 निकाल दीजिए। क्लियर? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सते 84, आपकी आंसर हो जाएगी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, इतना एग्जाम में लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको फास्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सब फॉर्मूला भी आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप जोड़िएगा कि अर्ध परिमिति आपकी कितनी आ रही है? 21 आ रही है। तो डायरेक्ट माइंड में आप कीजिएगा कि 21 इंटू आपकी 8 इंटू 7 इंटू 6 आएगा, और इसका आप रूट निकाल लीजिएगा तो आपकी आएगी 84। बस आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। और तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, फर्स्ट पहला अनुपाती और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सारे चीजें मैंने आपको डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का वीडियो देखिएगा, तो सारे के सारे चीजों को हम एक्सप्लेन किए हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि तृतीय अनुपाती अगर पूछ रहा है कि ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा? बी स्क्वायर बाई ए कर दीजिएगा। क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ पे जो तृतीय अनुपाती पूछ रहा है ये आपका किसका पूछ रहा है बाबू? तो आप कहिएगा कि सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और किसका पूछ रहा है? यहाँ पे बी हम कॉमन अगर ले लेते हैं तो आपकी क्या हो जाएगी? बी माइनस ए आ जाएगी। तो मैंने तृतीय अनुपाती के लिए क्या बोला है? इसका स्क्वायर और बटा में ये कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है, और आपको पता है बटा में ये लिखिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे अगर तोड़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी लिखिएगा तो बी प्लस ए, और बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ बी माइनस ए काट दीजिए तो ऊपर में क्या बचा बाबू? वही चीज बचा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में बी माइनस ए, और नीचे में कितना आ जाएगा? बी प्लस ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक उत्तर दे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 तक सभी अभाज्य संख्याओं का, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। हम बताते हैं कि औसत इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम और बटा में कितना होता है, नंबर होता है। क्लियर, सम और बटा में नंबर। तो 40 तक के सभी अभाज्य, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि 40 तक कितना अभाज्य संख्या होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि एक नंबर है, आप उसको नंबर याद रखिएगा, 442, 232, 232 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि 0 से लेके 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कहिए कि सर 4 है। और 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो 4 है। और ये 0 से 10 और ये 10 से 20 दिख रहा है आप लोगों को, और ये 20 से 3, अगर 20 से लेकर 30 तक पूछेगा कि कितनी अभाज्य संख्या है, तो 2 अभाज्य संख्या है। उसी तरह से 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप कहिएगा 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 40 तक पूछ रहा है, उसी तरह से ये चलते रहेगा। फिर कहेगा कि 40 से 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो 3 अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर तो 40 तक ही अभाज्य संख्या का पूछ रहा था, यानी कि 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी ये तो फिक्स हो गया कि 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 12 अभाज्य संख्या है। यानी कि यहाँ पे एवरेज निकालना है तो सम और बटा में 12 से हम डिवाइड कर देंगे। अब देख लेते हैं कि 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कौन कौन। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 जो है कि ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, और इसके बाद 12 नहीं है, 13 है। ठीक है, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19, ठीक है, और इसके बाद 23, 27, 29 और 31। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सबको ऐड करके आप क्या कीजिएगा, 12 से डिवाइड कीजिएगा। आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 197 आएगा। 197 को आप 12 से डिवाइड कीजिए तो 12 एकम 12 और 7, एक मर्त में काटिएगा। 197 को आप 12 से काटिएगा तो एक मर्त में कटेगा तो 7 बचेगा ना, 12 छक 72, यानी कि 16.41 कुछ आएगा, तो 42 आप कर दीजिए। 16.42 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्पोर्ट क्लब में 86% जो है सदस्य पुरुष है और 14% सदस्य जो है महिलाएं हैं। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो क्लब में मान लेते हैं कि 100% लोग हैं, जिसमें से 86% जो है पुरुष है और 40% जो है 14% जो है महिला है। अब कह रहे हैं कि यदि पुरुषों की औसत एज 25 वर्ष है और महिलाओं की औसत 35 वर्ष है, तो सभी सदस्यों का औसत क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका था, मैंने आपको डिस्कस किया था, अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिएगा कि 86 प्लस 14 इक्वल टू 100। 2 से काटिएगा तो 43 प्लस 7 इक्वल टू 50 कर दीजिएगा। ये वाला जो लाइन था, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से, और ओवरऑल आपको निकालना है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा वास्ट है, और अगर आपको कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे बेस वैल्यू को दोनों, यहाँ 25 और 35 है, जो छोटा अंक है ना, जो छोटा नंबर है ना, उसको आप बेस मान लीजिए, यानी बेस हम 25 मान लेते हैं, तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 43 प्लस 7 इजकल टू आपका 50 जो था हमने लिखा था, तो यहाँ पे 25 से 25 कितना ज्यादा है, तो आप कहिए कि सर 0 ज्यादा है, तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 35 से हमें मल्टीप्लाई करना था, तो 35 जो है 25 से कितना ज्यादा है, तो आप कहिए कि 10 ज्यादा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको x। फायदा ये होगा कि ये टर्म ऑलरेडी 0 आ जाएगा, क्योंकि 43 इंटू 0 कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 0 से 0 काट दीजिएगा तो x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 7/5। और 7/5 कहने का मतलब कि 1 से कटेगा, और पंचों को 4, 1.4, यानी 1.4 ज्यादा होगा किससे, 25 से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 26.4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
आया बात समझ में? इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है, हर टॉपिक में बताते हैं, परसेंटेज में भी बताया है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी बताया है, इस तरह का क्वेश्चंस आपको एसआई में भी बताया है। यही ट्रिक सबसे इजी ट्रिक है और बेस्ट ट्रिक है। आप बेस मान लीजिएगा, दोनों जो नंबर दिया हुआ उसमें जो छोटा है उसको आप बेस मान लीजिएगा, तो कैलकुलेशन भी बहुत कम करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हैं। ये जो वैल्यू आएगा, बेस वैल्यू जितना माना था, अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो घटा देंगे और प्लस आएगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 26.4 इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ये किस्त का क्वेश्चन है और सीआई का क्वेश्चन है। सीआई वाले टॉपिक में किस्त का जो क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 3,310 रुपए की धनराशि उधार लेता है और इसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में तीन समान किस्त वार्षिक किस्त में 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वापस चुकाने का वचन देता है भाई। जैसे तुम लोग भी प्रॉमिस करते होगे किसी से, उसी तरह से वचन देता है कि हम तीन समान किस्त में पैसा को चुका देंगे, और कह रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। तो सबसे पहले सीआई वाले क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है बाबू, ये क्या होता है? 1/10। यानी 1/10 का मतलब, मैं बार बार ये चीज समझाता हूँ कि अगर 1/10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 10 रुपया किसी से मूलधन लिया है तो 1 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा। डेट मीन्स पहले साल में 10 से आपको 1 रुपया का ब्याज, डेट मीन्स 11 रुपया आपको देना पड़ेगा बाबू। क्लियर है? आप किसी से भी पैसा लिए हो तो बिना आप उसको कर्जा चुकाए हुए वो छोड़ेगा नहीं आपको, ठीक है? और उसमें भी सीआई के हिसाब से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो बहुत ज्यादा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज उसमें देना है। क्लियर है? तो आपने 10 रुपया लिया तो 1 रुपया का ब्याज दीजिएगा, डेट मीन्स 11 रुपया दीजिएगा पहले साल। दूसरे साल सीआई में मैं बताता हूँ कि इसको स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 100 से 121 रुपया, और तीसरे साल 1000, यानी 10 का क्यूब कीजिएगा तो 1000, और 11 का क्यूब कीजिएगा तो 1331 रुपया। क्लियर? और ये जो है आपका किस्त है, ये पहले साल 11 रुपया किस्त देगा मान के चलिए, और दूसरे साल 121 रुपया, और तीसरा साल जो किस्त देगा 1331 रुपया किस्त देगा। लेकिन क्वेश्चन में वो जो आदमी है वचनबद्ध है, वचन देता है कि भाई तीन जो किस्त हम देंगे आपको समान किस्त देंगे बाबू, ठीक है? तो हम सबसे पहले मेरा जो काम होगा, वो मेरा काम ये होगा कि हम तीनों किस्त को बराबर कर दें। तो बराबर करने के लिए बाबू इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना? 121 से। जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से तो ये भी 1331 हो जाएगा और ये भी 1331 हो जाएगा। क्लियर है? यानी तीनों किस्त आपकी जो है ये बराबर हो गई कितनी की? 1331 की। अब यहाँ पे बताइए कि आप ये रेशियो में था तो ये 121 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप यहाँ पे भी 121 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें आपने 11 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेट मीन्स ये आपका हो जाएगा कितना? 1210, यानी 1210 रुपया, और ये कितना हो जाएगा? 1100, और ये हो जाएगा 1000 पहले से है। यानी कि आपकी वो जो मूलधन है, पूछ रहा क्या रहा है? प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? तो आपकी जो मूलधन है बाबू जोड़िएगा तो 1000, ठीक है? और इसको 1000 मानते हैं, और 1000 3000, यहाँ पे 3000, और प्लस कितना? 210 और 100, 310। इसको हम ऐड कर रहे हैं बाबू, 3310 आया, ठीक है? 3310 आया, इसको आप ऐड कीजिएगा तो क्वेश्चन में भी 310 का 3310 का वैल्यू 3310 रुपया ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेट मीन्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, तो प्रत्येक किस्त की राशि आपकी कितनी बाबू? 1331 रुपया। तो आपकी आंसर हो जाएगी 1331 रुपया प्रत्येक किस्त की राशि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप लोग इसको इजी वे में बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन किसका करते हैं, सबसे पहले हम जो है क्रिया किसकी करते हैं, वो डिवीजन का करते हैं, इसके बाद गुना का करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 3 सही 6 बटा में 7 दिया हुआ है, तो 17 21 21 और 6 27, 27 बटा में 7 कर दीजिए, और यहाँ पे भागा है, और 5 सही 1/7 है तो 7 पत्ते 35, और एक 36 और बटा में 7, और इंटू 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 एक 7 बटा में 2, और यहाँ भागा है पंचों के 20 एक 21 बटा में 4। क्लियर? अब करते हैं 27/3, और यहाँ पे भागा के गुना में करेंगे कन्वर्ट, तो ये उलट जाता है, सबको पता है। क्या कर देंगे? 7 बटा में 36 हो जाएगा, और यहाँ 7/2, और गुना कीजिएगा तो 4 बटा में 21 हो जाएगा, है ना बाबू?
आया समझ में? तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 17 21 क्लियर है, और ये कटा 9 से, और ये कटेगा तो 9 चौके 36, 4 से कट जाएगा, ये 4 4 काट दीजिए। यहाँ पे बाबू हम लोग गलती करते रहते हैं, 17 21 और 6, ठीक है, 27 27 बटा में 7 होगा यहाँ पे, और ये 7 और ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/2 बचेगा, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे, 3 से 6 बटा 7 था, तो 17 21 और एक 6 26 26 बटा में 7 हो जाएगा, मैंने 3 लिख दिया था। ठीक है, तो आपकी आंसर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार जो है कोई वस्तु को 880 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है। 880 रुपया में बेच रहा है तो 10% का लाभ होता है। बिक्री में कमी के कारण वह पिछले विक्रय मूल्य पर, यानी पिछले विक्रय मूल्य 880 रुपया में बेच रहा था और उस पे 25% की छूट देता है, तो इस बिक्री में उसका लाभ, हानि प्रतिशत, लाभ या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट की बात जब भी आती है ना, तो वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस में मेंशन कर रहा है कि वो पिछली विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो पिछली विक्रय मूल्य आपकी कितनी है, 880 रुपया है, तो 880 रुपया में जो बेच रहा था ना, उस पे 25% के डिस्काउंट दे रहा है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अब देखिए 10% और 10% का लाभ हो रहा है, दैट मीन्स 10% का वैल्यू कितना होता है, 1/10। दैट मीन्स 10 रुपया में अगर सामान खरीदा है तो 1 रुपया का इसको लाभ हो रहा है, दैट मीन्स 11 में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 880 में बेच रहा है, तो 11 का वैल्यू 880, तो 1 का वैल्यू कितना, 80। क्लियर? तो सीपी आपका कितना है बाबू, सीपी है आपका 10 यूनिट, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू 800 हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25% का छूट देता है, लेकिन 25% का छूट किस पे दे रहा है, 880 रुपया पे, तो कह रहा है कि इस बिक्री में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सीपी आपका आ गया 800 रुपया, यानी 800 रुपया में खरीदा है, और 25%, देखिएगा 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, यानी 4 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया छूट दे रहा है, दैट मीन्स 1 रुपया छूट दे रहा है, दैट मीन्स 3 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, और 4 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 4 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रहा है 880, तो 1 का वैल्यू कितना है, 220 220 रुपया, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 660 रुपया। अब बताइए कि 800 रुपया में खरीद रहे हो और 660 रुपये में बेच रहे हो। देखिए एग्जाम में इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब बस समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। आप एग्जाम में करिएगा तो डायरेक्ट मन में ही होना चाहिए, ये सारी चीजें कैलकुलेशन मन में होना चाहिए। 10% दिया हुआ, 10% का वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, यानी 10 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, डेट मीन्स 11 में बेचेगा, तो 11 का वैल्यू 880, तो 1 का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू हो जाएगा 80, तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 800। डायरेक्ट आप क्रय मूल्य 800 रुपया लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद कहिएगा 25% छूट का मतलब, 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 रुपया में खरीदा है तो 1 का छूट दे रहा है, दैट मीन्स 3 रुपया में बेच रहा है, तो 3 का वैल्यू 660। अब बताइए कि 800 रुपये में खरीद रहे हो और 660 रुपये में बेच रहे हो, तो कितना का लॉस हो रहा है, तो आप कहिए कि 140 का लॉस हो रहा है, और 140 का लॉस हो रहा है किस पे, आपने जितना इन्वेस्ट किया था, यानी जितना में खरीदा था, 800 रुपये में खरीदा था, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 140/8 कीजिएगा तो 70/4, और 70/4 का मतलब 17.5% आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि, लाभ नहीं होगा, हानि होगा, 17.5%। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो लोग लाइव देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 13 पे। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है की लंबाई 150 मीटर है। चलिए 150 मीटर है और समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को यह 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल निर्धारित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ट्रेन की चाल कितनी है, x है, ट्रेन भी इसी दिशा में चल रहा है और आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है। ट्रेन चल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मान लेते हैं, और आदमी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ये x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है
तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस, दैट मीन्स x माइनस टू रिलेटिव वेलोसिटी होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता, एक इधर चल रहा और एक इधर चलता, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। क्लियर है। और आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपका जो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 है, लेकिन 150 किस में दिया हुआ बाबू, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, ये किलोमीटर प्रति घंटा, और इनटू आपका वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 यानी कि टाइम से, लेकिन ये टाइम जो दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड को हम घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर। चूंकि 3 सेकंड में दिया होता है, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और फिर घंटा में चेंज करने के लिए 60 से, यानी कि बटा में 60 इंटू 60 करेंगे। अब देखिए 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 1 जीरो और 1 जीरो 1 जीरो। क्लियर। और ये कट जाएगा 5 से, तो आपका कितना हो जाएगा बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 36 और 5 180, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 182, और 100 जो 82 आया क्या आया, किलोमीटर प्रति घंटा, 182 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो उम्मीदवार है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो उम्मीदवार एक चुनाव में डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 16,000 मतों के बहुमत से चुना जाता है, और कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मत की संख्या क्या होगी। तो देखिए, दो लोग होगा, चुनाव होगा, तो एक विनर होगा और एक लूजर होगा, एक जीतेगा और एक हारेगा। तो जीत रहा है जो आदमी, उसको 70% मिला है, तो 70 अगर इसको मिला है तो इसको मिला होगा 30। ठीक है। तो इसको 70% मिला है, तो दूसरे वाले को 30%। यदि आप पूरे डाले गए मत को आप वैध मत मानते हैं, और मान लेते हैं कि 100% जो है वैध मत गिरा है, तो एक को 70% मिला है, और दो ही उम्मीदवार है, तो दूसरे को 30% मिलेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 40 का डिफरेंस आएगा। क्लियर। क्योंकि ये कितने के बहुमत से जीत रहा है, 40 की बहुमत से, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है 40 का वैल्यू कितना है, 16,000 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। एक का वैल्यू 400। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, तो जीतने वाले को कितना मिला है, 70। तो 70 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 का 28, 28,000 मत। ऑप्शन नंबर बी। इस सबको क्वेश्चंस को बनाने का कोई जरूरत नहीं है कि एग्जाम में आप इतना कैलकुलेशन कीजिए, ये सब दिमाग में होना चाहिए कि एक को 70 मिला तो दूसरे को 30 मिलेगा, दोनों का डिफरेंस होगा 40, तो 4 का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू 4, तो 7 का वैल्यू 28। बस सिंपल सा इस तरह से करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में क्या है कैलकुलेशन को फास्ट कर पाइएगा। नहीं तो इसी तरह से कॉपी पेन लेकर के बनाते रहिएगा, कहिएगा कि इतना पेज कैलकुलेशन करने के लिए आप दीजिए, इंजिबलेटर से करिएगा। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रसाद जो है अकेले एक काम को 144 दिनों में पूरा करता है। अगर ये अकेले काम करता है तो 144 दिन में पूरा करता है, 16 दिनों में उसी काम को पूरा करने के लिए प्रसाद जैसी ही क्षमता वाले कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। 144 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 144 बाई 16 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 8, और ये 9 8 72, यानी कि 9 आपकी आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि सर आपने डिवाइड डायरेक्ट कैसे कर लिया। ठीक है, देखिए अब आपको बेसिक से हम आपको बताते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि अगर प्रकाश की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है, तो आपको पता है ना कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, डे से या फिर टाइम से। इफिशियंसी इंटू टाइम जो होता है यही टोटल वर्क होता है ना। इफिशियंसी इंटू टाइम। चलिए, अब जो है प्रसाद अकेले काम को करने में 144 दिन लगाता है। ठीक है, और 144 दिन, और अगर इफिशियंसी अगर इसकी 1 है, तो कह रहा है कि 16 दिन में करना है, तो प्रसाद जैसे कितनी दक्षता वाले कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर इसकी अकेले अगर काम करता है तो इफिशियंसी अगर 1 है, तो x और आदमी ले लिया जाए तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, x। तो इधर भी टोटल वर्क और इधर भी मैंने टोटल वर्क कर दिया, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 144 और बटा में 16 कर देंगे, तो आपकी आ जाएगी 9, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 कि उस अर्ध गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या
5.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अर्धगोले का क्या होता है, आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्लियर है। और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 2/3 और पाई 22/7 और आर की जगह पे कितना रखिएगा 5.5 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता है ना बाबू, तो डायरेक्ट हम देखते कि 11 से कौन कट रहा है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे भी 11 है, 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 तो 11 से कटने वाला हम ऑप्शन देख लेते। बट एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा है कि 2 दशमलव स्थान तक आपको ज्ञात करना है, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 अंक के बाद 0 आएगा, 348.60। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा 348.60 सेंटीमीटर क्यूब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, वह निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संख्या अपेक्षाकृत प्रधान है। अपेक्षाकृत प्रधान का मतलब आप लोग समझते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हिंदी में दे दिया है क्वेश्चंस को। और अपेक्षाकृत प्रधान का मतलब कि वैसा युग्म यानी कि वैसा जोड़ा लेना है जो प्राइम हो, जिसका एचसीएफ जो है ना 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों का एचसीएफ करिएगा तो 1 के बराबर नहीं होगा। देखिए 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि ये तीनों जो है एक ऑप्शन नंबर ए, बी और डी का एचसीएफ किसी भी हालत में 1 के बराबर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी का एचसीएफ जो निकालिएगा 13×3 = 39 और 17×4 = 68 होता है, तो इसका एचसीएफ जो है 1 के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अपेक्षाकृत प्रधान का मतलब कि वैसा दो संख्याओं का योग में लेना है जिसका एचसीएफ 1 के बराबर होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रकाश धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की चाल से चल सकता है, तो धारा की चाल क्या है। एक जो दिया हुआ है 32 जो है ना, धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो चाल धारा के विपरीत दिशा में चलने का मतलब कि धारा की दिशा देखिए आपको डिटेल में बताते हैं। अगर इसको डायरेक्ट आंसर निकालना होगा तो दोनों को डिफरेंस करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। दैट मीन्स 44 को 32 में से आप घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा 8/2, दैट मीन्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। अब कहिएगा कि सर कैसे आया। देखिए धारा की दिशा में चल रहा है, तो धारा की दिशा में नाव की दिशा, देखिए नाव अगर इधर चल रहा है, अगर नाव की दिशा x है और ये धारा की दिशा y है, ठीक है, ये नाव का गति है और ये धारा का गति है, क्लियर। तो x प्लस वाई जो होगा धारा की दिशा में गति हो जाएगा, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। और अगर धारा के विपरीत दिशा में गति करेगा तो चाल कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, और इसका दिया हुआ है 32। तो हमें y का वैल्यू निकालना है, यानी कि धारा की गति निकालना है। तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को घटाएंगे, 44 माइनस 32 और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8/2, दैट मीन्स कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आंसर हो जाएगी, क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है, तो घटाई गई संख्या क्या होगी। तो इसका देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बना लीजिए। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को आप पुट करके देख लीजिए कि कौन सी संख्या घटाएंगे कि समानुपाती आ जा रहा है। और एक चीज आप लोगों को पता है कि समानुपाती कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ए, बी, सी और डी जो है अगर समानुपात में है, तो समानुपात कहने का मतलब कि a बाई बी बराबर होगा c बाई डी का, ठीक है, ये होता है। या फिर आप कहिएगा AD बराबर है BC के, ये समानुपात कहने का मतलब। तो मान लीजिए कि हम ऑप्शन नंबर डी ही लेते हैं, 4 लेते हैं, ऐसे चारों ऑप्शन 1 बाई 1 करके चेक करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आप देखिए 6 में से आप अगर 4 घटाते हैं तो कितना होगा 2 होगा, और 8 में से 4 घटाइएगा, 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 आएगा, 12 में से 4 घटाइएगा तो 8, और 20 में से 4 घटाइएगा तो 16, ठीक है। तो AD बराबर BC देखिए आ रहा है किसमें, AD बराबर 16 दूनी 32 और 8 चौक 32, 32 बराबर 32 आ रहा है, ठीक है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही इसका बनाने का बहुत सारा मेथड है, 2-3 मेथड है, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं
इसका डिटेल जो है हम आपको प्लेलिस्ट में देखिएगा, जब हम अनुपात समानुपात बताए हैं तो डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं इस पे। अगर आप फार्मूला से भी डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका फार्मूला होता है, जैसे मान के चलिए कि ए है, बी है, सी है और डी है, में क्या घटाया जाए कि समानुपात में आ जाए, तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा ए डी और माइनस बी सी और बटा में ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी होता है। तो ए डी ए इंटू डी यानी कि 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 120 और माइनस 20 12 8 96 और बटा में ए प्लस डी करिएगा तो 20 और 6 26 यहाँ पे हो जाएगा और माइनस कर देंगे बी प्लस सी, तो बी प्लस सी की जगह तो 12 और 8 20, तो 26 में से 20 घटेगा तो 6 यहाँ पे आएगा और ये आपका आ जाएगा 24। तो ये आपकी आंसर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी डायरेक्ट। फॉर्मूला भी इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फॉर्मूला से भी करने में। तो चलिए इस ईयर का पूछा हुआ ये लास्ट क्वेश्चन था, एसएससी जीडी 24/1/2023 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था और सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए आप आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, और इतना कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमें लगता है कि सारे के सारे टॉपिक्स जो है ऑल टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक्स।